साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूर्वी कर्नाटक के भूजल में उच्च स्तर के यूरेनियम संदूषण पाया गया है, उसके संदर्भ में। तो देखिए, कर्नाटक के 73 गाँव में भूजल के रासायनिक विश्लेषण में कम से कम 57 गांव में यूरेनियम सांद्रता का उच्च स्तर पाया गया है। भूजल में यूरेनियम संदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसमें सबसे पहला कारण है कि राज्य के धारवाड़ क्षेत्र में नीस जो कि एक प्रकार की सेल होती है और ग्रेनाइट जो कि सेल की एक श्रेणी होती है, तो इस नीस और ग्रेनाइट में यूरेनियम की उपस्थिति पाई गई है। दूसरा ये राज्य में लाल दोमट मृदा व्याप्त है। कुछ स्थानों पर लैटेराइट मृदा भी पाई जाती है जो अपक्षय के दौरान उच्च स्तर के ऑक्सीकरण का संकेत देती है। इसके परिणाम स्वरूप यूरेनस का यूरेनल आयन तथा जल में घुलनशील यूरेनल आयन जो होता है जल में घुलनशील होता है, तो यूरेनस का यूरेनल आयन में ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, घटते जल स्तर के कारण ऑक्सीकरण से अपक्षय भी आसान हो जाता है। इससे परिसंचारी जल में अधिक यूरेनियम समाविष्ट हो जाता है। देश के 16 राज्यों के जलभृतों ने भूजल में यूरेनियम संदूषण के संकेत प्रकट किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 16 राज्यों में यूरेनियम जो है अपनी रासायनिक विषाक्तता के कारण चिंता उत्पन्न करता है और इसके लगातार सेवन से यह आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचाता है और ल्यूकेमिया तथा पेट एवं मूत्र पथ के कैंसर के साथ साथ गुर्दे की विषाक्तता का कारण भी बन सकता है। यूरेनियम सांद्रता के लिए जो पेयजल मानक हैं अलग अलग संस्थानों के, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मानक है वह है 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। वहीं परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का जो मानक है वो है 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। वहीं ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने अभी तक पेयजल में यूरेनियम स्तर के लिए मानदंड को निर्दिष्ट नहीं किया है। आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसे EAC-PM कह सकते हैं। इसने एकीकृत श्रम कानून का आह्वान किया है। तो देखिए, वर्ष 2019 में केंद्र ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करने के लिए 4 श्रम संहिताएं प्रस्तुत की थीं। इन्हें अभी अधिसूचित किया जाना शेष है और सरकार आगामी वित्त वर्ष 2022-23 तक इन्हें प्रस्तुत करने की योजना बना रही है, अर्थात अगले साल। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं पर मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। केंद्र और राज्यों दोनों को इन कानूनों को अपनी संबंधित अधिकारिता में लागू करने के लिए उपर्युक्त वर्णित 4 संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है। इसका कारण क्यों है या ऐसा क्यों करना पड़ता है? इसका कारण यह है कि श्रम जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में श्रम संहिता में कमियां रेखांकित की गई हैं। कौन कौन सी कमियां हैं? जैसे पहला है, श्रम सुधारों ने सभी श्रम कानूनों का व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया। दूसरा बात, पारिभाषिक विसंगतियों को संबोधित नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए समुचित सरकार के अधिकार क्षेत्र पर स्पष्टता का अभाव है। वहीं श्रम कानून सुधारों पर राजनीतिक पूंजी व्यय करने की आवश्यकता को प्रश्नगत किया गया है। यह पूंजी व्यय रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है। अब बात करें इसमें यदि कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा दिए गए सुझाव क्या हैं, तो इसमें पहला सुझाव है कि वर्ष 2006 के बांग्लादेश श्रम अधिनियम के अनुरूप एकीकृत श्रम संहिता निर्मित की जा सकती है। दूसरा सुझाव है कि श्रम कानूनों को और सरल बनाना चाहिए। तीसरा, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक नीतिगत प्रयास करने चाहिए। चौथा, ज्ञातव्य है कि आपका प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। यहाँ पे मतलब ये सुझाव नहीं है, मतलब हम यहाँ पे यदि बात कर रहे हैं EAC-PM के बारे में कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है क्या, तो ये भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने के लिए गठित किया गया एक स्वतंत्र निकाय है। आगे बात कर लेते हैं जो 4 श्रम संहिताएं हैं, उन 4 श्रम संहिताओं को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें है पहला, वेतन संहिता 2019। इसका उद्देश्य सभी नियोजनों में वेतन और बोनस भुगतान को विनियमित करना तथा समान प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक प्रदान करना है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। यह सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व लाभ से संबंधित 9 कानूनों को समेकित करता है।
और तीसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020। यह उद्योगों के श्रम अनुपालन बोझ को कम करके कारोबारी परिवेश में सुधार करता है, यह इसका उद्देश्य करना है। चौथा है उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020। 10 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में और सभी खदानों तथा डॉक्स में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की स्थिति को विनियमित करना। आगे चलते हैं, अगला है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार भूमि क्षरण के कारण थार मरुस्थल का तीव्र विस्तार हो रहा है। तो इसके बारे में और बात करते हैं। यह अध्ययन जो है राजस्थान में मरुस्थलीकरण प्रक्रिया को समझने के लिए आयोजित किया गया था। ज्ञातव्य है कि यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन, जिसे शॉर्ट में UNCCD कहते हैं, के ढांचे के भीतर पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के आकलन का एक हिस्सा था। अध्ययन का केंद्र थार मरुस्थल में पाई जाने वाली जलवायु और वनस्पति है। जो थार मरुस्थल है यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन UNCCD पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अध्ययन के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उनकी यदि बात करें तो पहला है लोगों के प्रवास, वर्षा के प्रारूप में बदलाव, रेत के टीलों के प्रसार और अवैज्ञानिक वृक्षारोपण अभियान के कारण थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से वनस्पति आवरण में कमी आई है तथा आरावली पर्वतमाला का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। ज्ञातव्य है कि यह पर्वतमाला मरुस्थल और मैदानी क्षेत्रों के बीच एक प्राकृतिक हरित दीवार के रूप में कार्य करती है। आरावली के क्षरण से रेतीले तूफान तीव्र हो जाएंगे और वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR तक पहुंचने में सक्षम होंगे और वहां की वायु को प्रदूषित करेंगे। पिछले 46 वर्षों में इस क्षेत्र में जलाशयों में वृद्धि हुई थी और दुर्गम बालू क्षेत्र में 4.98% की कमी आई थी। भूमि क्षरण से तात्पर्य भूमि उपयोग के परिणाम स्वरूप या मानव गतिविधियों सहित प्रक्रियाओं के संयोजन से जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी या हानि होना है। भूमि क्षरण का मतलब, यहाँ पर हम थोड़ा सा मरुस्थलीकरण के बारे में बात करें तो मरुस्थलीकरण है क्या? यह शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण है। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। मरुस्थलीकरण का तात्पर्य मौजूदा मरुस्थलों के विस्तार से बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं, विदेश मंत्रियों के मध्य तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद दिल्ली में आयोजित किया गया। तो देखिए यह जो आयोजन है या इस संवाद का आयोजन भारत और 5 मध्य एशियाई देश कौन कौन से आप मैप में देख सकते हैं। कजाकिस्तान जो कि ग्रीन कलर में है, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान या किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य ये किया गया यह संवाद। तो ये 5 देशों को आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग कलर से मैप में इंगित किया गया है। संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं? तो इसमें पहला था अफगानिस्तान का मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव 2593 को यथावत रखने पर सहमत प्रकट की गई है। यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से मांग करता है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों का आश्रय, प्रशिक्षण, योजना निर्माण या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, भारत ने 4C दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। 4C क्या है? इसके तहत वाणिज्य, पहला C वाणिज्य कॉमर्स, दूसरा क्षमता वृद्धि अर्थात कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, ये दूसरा C हो गया। तीसरा कनेक्टिविटी तथा चौथा है संपर्कों कॉन्टैक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और अधिक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। तीसरा जो मुद्दा था आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंगीकरण का आह्वान किया गया। चौथा है कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह के पूर्ण उपयोग पर निर्णय लिया गया है। ये 5 मध्य एशियाई देश इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के भी सदस्य हैं। उन्होंने दिल्ली संवाद में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान की स्थिति पर पाकिस्तान द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेना अस्वीकार कर दिया था। भारत के लिए मध्य एशिया क्षेत्र सेंट्रल एशिया रीजन का महत्व क्या है? तो पहला भू रणनीतिक दृष्टि, तो भू रणनीतिक महत्व अर्थात एशिया के विभिन्न क्षेत्रों और यूरोप एवं एशिया के बीच सेतु के रूप में यह कार्य करता है। दूसरा, क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये पूरा क्षेत्र। तीसरा, मध्य एशिया क्षेत्र में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्वर्ण, यूरेनियम आदि जैसे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं जिनका अभी दोहन किया जाना शेष है। वहीं मध्य एशिया क्षेत्र में भारत के लिए चुनौतियां क्या हैं? इसमें चीन पाकिस्तान का गठजोड़, प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव,
भारत का कम द्विपक्षीय व्यापार इत्यादि जो है इसके समक्ष चुनौतियां हैं। आगे चलते हैं। अगला है अनिवार्य आयरन फूड फोर्टिफिकेशन में कुछ अपरिहार्य जोखिम शामिल हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना बनाई है। कब तक? 2024 तक इसको प्रारंभ करना है। फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है? तो यह प्रसंस्करण के दौरान आमतौर पर उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिजों के सम्मिश्रण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इन खाद्य पदार्थों में पोषण की मात्रा में वृद्धि करने तथा हिडन हंगर, प्रचंड भूखमरी से निपटने हेतु संपादित की जाती है। ये जो फूड फोर्टिफिकेशन है यह बायो फोर्टिफिकेशन से अलग है। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है? जिसमें परंपरागत फूड फोर्टिफिकेशन की तरह पौधों के प्रसंस्करण के दौरान मैनुअल साधनों की बजाय पौधों की वृद्धि के दौरान ही फसलों में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाया जाता है। बायो फोर्टिफिकेशन में अनिवार्य आयरन फूड फोर्टिफिकेशन से जुड़े जो जोखिम है उनकी यदि बात करें तो पहला है भारतीय आहार में आयरन कमी एक सार्वभौमिक समस्या नहीं है। दूसरा, आयरन अधिक मात्रा में सुरक्षित नहीं, क्योंकि यह मधुमेह, उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कि उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल जैसे कई गैर संचारी रोगों के जोखिम को बढ़ाता है। देखिए, किसी एक मुख्य खाद्य जैसे चावल, गेहूं या नमक के फोर्टिफिकेशन से हीमोग्लोबिन के स्तर में बदलाव किए बिना सीरम फेरिटिन अर्थात सीरम फेरिटिन क्या होता है? रक्त प्रोटीन जिसमें आयरन होता है। तो सीरम फेरिटिन में वृद्धि होगी, इसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्त शर्करा आदि का खतरा उत्पन्न होगा। फूड फोर्टिफिकेशन लोगों की रुचि के भोजन या स्वायत्ता को समाप्त कर देता है और यदि अन्य रुग्णता का जोखिम बढ़ जाता है तो यह अनैतिक भी हो जा सकता है। फूड फोर्टिफिकेशन के लिए सुझाव क्या हैं? तो पहला, आहार संशोधन रणनीतियों और उच्च प्रोटीन खपत को प्राथमिकता देना। दूसरा, अनाज को अधिक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों जैसे दालों, फलों और सब्जियों आदि से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री ने भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी विकसित करने का आग्रह किया है। देखिए, यह अपेक्षा की जा रही है कि भारत 4 वर्ष के भीतर मध्यम से लंबी दूरी की मारक क्षमताओं के साथ हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली HWS प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सितंबर 2020 में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। साथ ही अपनी हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का भी प्रदर्शन किया था। प्रौद्योगिकी के विकास का महत्व इस क्षेत्र में चीन, रूस और अमेरिका द्वारा किए गए विकास की पृष्ठभूमि से संबंधित है। हाइपरसोनिक तकनीक के बारे में बात करें तो हाइपरसोनिक लगभग मैक 5 या कम से कम 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को परिभाषित करता है। मैक जो संख्या है ये वायु में ध्वनि की गति के साथ तुलना में एक विमान की गति का वर्णन करता है। हालांकि वह जो हाइपरसोनिक होते हैं वह बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में धीमी होती हैं, किंतु उन्हें रोकना कठिन है और इनमें तीव्र पैंतरेबाजी क्षमता भी होती है। इसके अतिरिक्त हाइपरसोनिक तकनीक में ये वह स्क्रैमजेट तकनीक का उपयोग करती हैं जो एक प्रकार की वायु शोषण आधारित प्रणोदन प्रणाली है। हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म के 2 प्रकार हैं। पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो यह अपनी उड़ान के दौरान रॉकेट या जेट प्रणोदक का उपयोग करती है। इसे मौजूदा क्रूज मिसाइलों के तीव्र संस्करण के रूप में माना जाता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ये मिसाइलें अपने लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पहले एक पारंपरिक रॉकेट पर पहले वायुमंडल में जाती हैं। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में रही चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटी ट्रस्ट। एंटी ट्रस्ट क्या होता है? ये एकाधिकार व्यापार विरोध होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एप्पल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से ऐप बाजार में बाजार शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक एंटी ट्रस्ट संबंधी मामले को रद्द करने का आग्रह किया है। एंटी ट्रस्ट होता क्या है? यह आर्थिक नीति के एक क्षेत्र तथा एकाधिकार और एकाधिकार आधारित प्रथाओं से निपटने वाले कानूनों को संदर्भित करता है। देखिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भारत का एक एंटी ट्रस्ट कानून है। यह ऐसी किसी भी आर्थिक गतिविधि की निगरानी करता है जो बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धात्मकता या धात्मक एकाधिकार स्थापित करती है। अधिनियम यह गारंटी देता है कि कोई भी उद्यम आपूर्ति के नियंत्रण, खरीद, कीमतों में हेरफेर आदि के माध्यम से बाजार में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
CCI की स्थापना वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत देश में प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए की गई थी। आगे बात करते हैं PM गति शक्ति के बारे में। तो सरकार ने PM गति शक्ति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान के लिए 100 लाख करोड़ रुपए मूल्य का एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इसका उद्देश्य अगले 4 वर्षों में, तो ध्यान रखिएगा, अगले 4 वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत योजना निर्माण और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्य में तेजी लाना, लागत की बचत करना और रोजगार सृजन करने पर भी ध्यान देना है। इसमें 11 औद्योगिक गलियारों और 2 नए रक्षा गलियारों का निर्माण शामिल है। यह गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना करते हुए बुनियादी ढांचे समेत 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है। आगे चलते हैं IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना, तो राजस्थान सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की है। योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की आयु की 1.2 करोड़ महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित की जाएंगी। इससे पहले पंजाब सरकार ने भी जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए उड़ान योजना नाम से एक ऐसी ही योजना शुरू की थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह योजना जो है कम सेवा वाले हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डों से जोड़ने वाली उड़ान जो योजना है जिसका फुल फॉर्म क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना से भिन्न है। आगे बात करते हैं नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली 500 CADS 500 के बारे में। तो देखिए, आगरा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRD ने अपनी नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली की उड़ान का प्रदर्शन किया है। CADS 500 का उपयोग रैम एयर पैराशूट की पैतरेबाजी क्षमताओं का उपयोग करके पूर्व निर्धारित स्थान पर 500 किलोग्राम तक के पेलोड की सटीक डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। यह अपनी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई के साथ ऑपरेटिंग नियंत्रण प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य स्थल की ओर वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके अपने उड़ान पथ का स्वायत्त रूप से संचालित करती हैं। आगे चलते हैं मानसिक अक्षमता के बारे में। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना अप्रत्यक्ष भेदभाव का ही एक पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मानसिक अक्षमता सक्षम शरीर वाले व्यक्तियों की तुलना में कार्यस्थल के मानकों का पालन करने की क्षमता को कम करती है। इस अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक हानि होती है और वे अनुशासनिक कार्रवाई के प्रभाव में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सुरक्षा के पात्र हैं, बशर्ते कि उनके साथ दिव्यांगता के कारण भेदभाव हुआ हो। तीसरा, आगे देखते हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट P15B भारतीय नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया जा रहा विशाखापत्तनम श्रेणी का विध्वंसक पोत है। मोरमुगांव प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक पोत है मोरमुगांव। इस परियोजना के तहत अन्य युद्धपोतों में विशाखापत्तनम, इंफाल और सूरत शामिल हैं। ठीक है, तो हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर मोरमुगांव का पहला समुद्री ट्रायल हुआ है। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय के तहत वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था। आगे बात करते हैं प्रशासन गांव की ओर। यह क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी सुशासन सप्ताह अभियान है। यह लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके तहत प्रत्येक जिला कलेक्टर जिले की एक सफल सुशासन पद्धति को प्रस्तुत करेगा और पोर्टल पर लोक शिकायत मामले का सफलतापूर्वक निवारण करेगा। हाल ही में सुर्खियों में रही पक्षियों की प्रजातियों के बारे में बात करें तो हाल ही में 5 पक्षी प्रजातियों की आयुष्यन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ स्थिति में बदलाव हुआ है। पहला है फिंस बियर। इसकी आयुष्यन स्थिति क्या है? पहले यह वल्नरेबल थी, अब ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है। मुख्य रूप से उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराई घास भूमियों के अलावा असम के कुछ क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तराई पर्यावरण का विनाश तीव्र गिरावट का प्राथमिक कारण है। इनके विश्व में इन पक्षियों की संख्या केवल 1000 आ गई, जिसमें से 50% भारत में है। दूसरा लेसर फ्लोरिकन। इनकी आयुष्यन की स्थिति देखें
तो पहले एंडेंजर्ड में थे, अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हो गए हैं। यह केवल भारत में विशेषतः राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। यह तराई क्षेत्रों की सूखी घास भूमियों में जीवित रहता है, लेकिन घास के मैदानों का कृषि भूमि में तीव्र रूपांतरण इसकी संख्या में तीव्र गिरावट का कारण है। निकोबार शाही कबूतर के बारे में बात करें तो आयुष्यन की स्थिति में क्या है, आयुष्यन में इसकी स्थिति क्या है, तो पहले लीस्ट कंसर्न थी, अब ये नियरली थ्रेटेंड हो गई है। यह निकोबार द्वीप समूह के सदाबहार वनों में ही पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे निकोबारी शाही कबूतर के बारे में। तो ग्रीन शाही कबूतर, इसकी आयुष्यन स्थिति क्या है, नियरली थ्रेटेंड है। पहले लीस्ट कंसर्न थी, अब ये नियरली थ्रेटेंड हो गई है। निकोबार शाही कबूतर और ग्रीन शाही कबूतर दोनों, यह भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये वनों, मैग्रोव और घास भूमियों में पाए जाते हैं। ये तटीय राज्यों उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। माउंटेन हॉक ईगल, आयुष्य स्थिति इसकी क्या है, तो ये पहले लीस्ट कंसर्न थी, अब नियरली थ्रेटेंड हो गई है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, हिंद, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इन्हें पहाड़ों में 4000 मीटर की ऊंचाई पर अर्थात मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।